कॉमर्स और ये कोशिश है बजट के बारे में थोड़ा डिस्कस करने की। वैसे मुझे इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, बट जितना प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इस पे काम किया है उसको हम इसके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज हो, डाउट्स हो, बिकॉज शायद मैं सारी आपकी क्वेरीज सॉल्व ना कर पाऊँ, तो आप लोग क्वेश्चंस दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि अगर नेक्स्ट क्लास में आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर कर दें। और आज जितना हो सकेगा पॉसिबल हम उसको कवर करेंगे। आवाज सभी को क्लियर है? कम ज्यादा करने की नीड तो नहीं है? नहीं मैडम, क्लियर है। ये अकाउंट कोड से शेयर कर रहे हैं क्या आप जो जी जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये अकाउंट्स कोड का चैप्टर 6 है, बजट एस्टिमेट्स। ठीक है मैडम। इसके रिगार्डिंग पहले मैं सोर्सेज बताऊंगी कि हम यहाँ पर मेनली तीन सोर्सेज हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए। पहला तो अकाउंट्स कोड में चैप्टर है बजट एस्टिमेट्स के नाम से। दूसरा, हाल फिलहाल मैंने देखा था एक देवांगन सर हैं, उन्होंने अपनी एक पीडीएफ शेयर की थी। उन्होंने इसी अकाउंट्स कोड के डेटा को पीडीएफ में पॉइंट्स में समराइज करने की कोशिश की है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स विच यू कैन यूज। तीसरा एक है, जब हम बजट की बात करते हैं तो वीवीएन का एक रिवाइज चैप्टर 21 है, उसे हम एक बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बजट से। तो बजट एग्जैक्टली है क्या? बजट की यहाँ पे डेफिनेशन हमारी आती है, बेसिकली इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बजट वो नहीं है जो ऑलरेडी हो चुका है। बजट में हम बात करते हैं आने वाले एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हमारे एस्टिमेटेड रेवेन्यूज होंगे और क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे। बैठ के हाँ जी सर, जी, है ना? सॉरी तो मैडम, अब सॉरी। जी जी, कोई कोई बात नहीं सर, दैट्स ओके। तो अब यहाँ पर एक जरूरी चीज जो समझनी है, ये बजट कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है। पहले अगर हम बजट की बात करेंगे तो हमारे घर में भी हम नॉर्मली बजट बनाते हैं। महीने के महीने हमारे खर्चे होते हैं, फिर महीने के एंड तक आते लगता है यार बजट बिगड़ गया, अगर कोई बड़ा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो व्हाट एग्जैक्टली बजट इज कि मेरे एक महीने में एस्टिमेटेड कुछ रेवेन्यूज होंगे कि मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। आसान भाषा में अगर बात करें तो अगर मेरी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए आ रही है, अब मैं 1 लाख रुपए में पहले से एडवांस में प्लानिंग करके चलूंगा कि यार इतना मुझे दूध वाले को देना है, इतना सब्जी वाले का जाएगा, इतना बच्चों की फीस जाएगी, इतने अमाउंट की शायद एक मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कुछ रिपेयर्स हो सकते हैं। उसके बाद ये जो बचेगा इसको हम अपने हिसाब से कुछ चीजों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वो बहुत सिंपल भाषा में बजट है। यही चीज हर स्कूल भी करता है अपने लिए। अब जब स्कूल अपने लिए करने बैठेगा तो उसके लिए सवाल ये है, रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है। तो एक स्कूल के लिए रेवेन्यू सबसे बड़ा सोर्स है बच्चों की फीस। अब फीस का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा, वो दो तरीके से आती है, एक है एसएफ और एक है वीवीएन। एसएफ माने हमारा स्कूल फंड, वीवीएन यानी विद्यालय विकास निधि। तो पहले हम इन दोनों को समझेंगे कि एसएफ का बेसिकली मतलब होता है जो टीचर से रिलेटेड है। तो एसएफ से रिलेटेड जितना भी हम एक्सपेंडिचर करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू द अमाउंट टू बी पेड टू द स्टाफ ऑफ आवर विद्यालय। और जब हम बात करेंगे वीवीएन यानी विद्यालय विकास निधि की, दैट इज द अमाउंट जो हम बाकी सारे स्कूल के एक्सपेंडिचर्स के लिए करते हैं, अज्यूमिंग इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्कूल का अगर कोई रिपेयर्स है वो भी बच्चों के लिए है, बाकी चीजें हैं तो भी बच्चों के लिए है। तो इससे पहले हम थ्योरेटिकली जाएं, हम सबसे पहले प्रैक्टिकल पे जाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बजट दिखाऊंगी स्कूल का, उससे आप लोग को एक बेटर आइडिया लग जाएगा थ्योरी के रिगार्डिंग। हाँ जी सर, बताएं। मिथु साइंस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। तो अब इसको मैं थ्योरी पे आप लोगों के बाद में आऊंगी। थ्योरी हमारी 5-6 पेजेस की है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। ये देखिए, ये एक हमारा बजट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। देखिए, पहले आप एग्जांपल देखेंगे आपको थ्योरी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हम थ्योरी पे बाद में जाएंगे, पहले हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। ये है वीवीएन का बजट। मैंने जैसे आपको बताया था दो तरीके से बजट होते हैं, एक एसएफ का बजट होता है, एक वीवीएन का बजट होता है। ये है हमारा वीवीएन का बजट। यहाँ पर आप कुछ चीजें देखिए, यहाँ एक वर्ड लिखा है रिवाइज्ड बजट एंड बजट एस्टिमेट्स। हम कहते हैं आर ई और बीई, ठीक है। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कहते हैं और हम बजट एस्टिमेट्स कहते हैं। अब आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ये बताएं, सिर्फ इसको देख के। थोड़ा ध्यान से देखें, अब स्क्रीन में आपको क्लियर होगा। इससे आपको जो भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है वो थोड़ा सा बताएं।
कि एस्टिमेटेड ये था बट हो असल में इतना हुआ, ऐसा? जी, ये स्क्रीन पे मैडम जो हमारी है स्टेटमेंट ए, देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ए है, उसके बाद हम बी डिस्कस करेंगे, फिर सी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे, लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा पार्ट है स्टेटमेंट ए। तो ये स्टेटमेंट ए पे जो आपको नजर आ रहे हैं फिगर्स और ये सब देख के थोड़ा बहुत क्या समझ में आ रहा है? ए में तो ऐसा लग रहा है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हैं, फिर इधर फी डिफाइन कर दी गई है, उसको मल्टीप्लाई करके आगे लाके जो हमको मिलने वाला है वो है, उसके आगे फिर एक्सपेंडिचर है, और फिर जो भी प्रोजेक्टेड आगे वैल्यू बचेगी ये उसको जी माइनस जी कर। जी, ये स्टेटमेंट ए। रिसिट है मैडम, एक तो रिसिट है और एक वो एक्सपेंडिचर है। जी 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 सर, ये हाँ जी सर, ये मैं सही मायने में कहूँ स्टेटमेंट ए बेसिकली फोकस करता है हमारे रिसीप्ट्स पे कि पैसा, क्योंकि रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारा रेवेन्यू कितना है, तो हम एक्सपेंडिचर प्लान करेंगे। तो ये सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट ए है ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे रेवेन्यूज। अब रेवेन्यूज में आप देखिए इन्होंने डिस्कस किया है प्राइमरी डिपार्टमेंट से वीवीएन कितना आ रहा है अप्रोक्स मंथली 500। अगर मेरे पास 2 सेक्शन है इस साल तो हमने 2 मेंशन कर दिए, जिनके स्कूल में 1 सेक्शन है वो यहाँ 1 मेंशन करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपकी अमाउंट आएगी। इसी तरह से सेकेंडरी क्लासेस का लेते हैं 6 to 10 का, देन 11-12 साइंस, 11-12 नॉन साइंस यानी कॉमर्स या आपके ह्यूमैनिटीज हैं। इसी तरह से प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए कंप्यूटर फंड, दूसरा कंप्यूटर फंड जो आपके स्टूडेंट्स के लिए साथ में लगता है आईटी का। इसके बाद नीचे आएंगे मिसलेनियस इनकम, जैसे रिकवरीज ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर और बैंक इंटरेस्ट। ये हमारे हेड्स हैं रिलेटेड टू रेवेन्यूज। अब ये हम कैसे अंदाजा लगाते हैं? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेक्शंस। अब नंबर ऑफ सेक्शंस आप देखिए, अगर मेरे पास यहाँ फर्स्ट टू फिफ्थ 2 सेक्शंस हैं तो यहाँ पर 2 सेक्शंस के हिसाब से मंथली 500 के हिसाब से हमारी कितनी इनकम बनेगी हमें वो एस्टिमेट करना होता है। इसी तरीके से हमारे सेकेंडरी के लिए, साइंस के लिए, नॉन साइंस के लिए। अब यहाँ पर हम बच्चों का भी देखिए, हम जब भी बजट बनाते हैं तो 2 साल का लेके चलते हैं। जैसे ये जो मैंने उठाया है ये अज्यूम करते हैं कि फिलहाल मेरा सेशन 2022-23 है, तो मैं इस साल का भी लूंगी और उससे अगले साल का भी लूंगी। तो इस साल का मेरा 22-23 का हुआ, अगले साल का मेरा 23-24 का हुआ। तो हमने जैसे यहाँ पर बच्चे आप देखेंगे 506 लिए हैं, अगले साल मैंने अंदाजा लगाया कि शायद मेरे कुछ बच्चे और बढ़ जाएंगे तो मैंने 516 अज्यूम कर लिए। सेकेंडरी में हमने सोचा भी 440 है तो हो सकता है अगले साल 470। दिस इज प्योरली एन एस्टिमेट, ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है। एग्जैक्ट फिगर सिर्फ इस साल का आएगा। ये जो आप इस कॉलम में देख रहे हैं, कॉलम नंबर एफ में, ये तो है हमारे एग्जैक्ट फिगर्स, लेकिन उसके बाद जब हम अगले सेक्शन के अगले साल के लेंगे ये आएंगे हमारे एस्टिमेटेड फिगर्स। तो हम अंदाजा लगा के चलते कि हमारे इतने बच्चे अप्रोक्सीमेटली बढ़ सकते हैं। तो ये हमारी अमाउंट्स, जिससे हमारा मेनली रेवेन्यू पता लगेगा। अब इसीलिए हमने कहा सबसे पहले, अब ये आप नोटिस कीजिए ये सिर्फ वीवीएन की फीस है, एसएफ की फीस नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वीवीएन का बजट अलग बनता है और आपका एसएफ का बजट अलग बनता है। तो ये हमारा वीवीएन का बजट है जहां पर हमने आपके सारे रेवेन्यूज की कैटेगराइजेशन बनाई है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखिए, अब बजट में एक चीज ध्यान रखनी है। हमारे सारे बच्चे कब तक आ जाते हैं भाई? अप्रैल में तो सारे बच्चे नहीं आते, उसके बाद बच्चों का रिजल्ट आता है 10th और 12th वालों का मई जून के। जी 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 जी, तो हम जुलाई यानी 31 जुलाई तक हम अपना मान के चलते हैं कि ये हमारा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इसने डेट लिखी है 1 अगस्त, यानी जो ये डेटा बनेगा ये 31 जुलाई तक का बनेगा। 31 जुलाई तक बनाने के बाद 15 अगस्त तक हमें बजट बनाना है, उससे अपने वीएनसी से अप्रूव करवाना है और 31 अगस्त तक वो आपके आरओ को प्रेजेंट हो जाना है। ऑल्दो रिलैक्सेशंस होती हैं तो आगे पीछे डेट्स चल जाती हैं, बट आइडियली जो हम टाइम लेके चलते हैं वो इसी हिसाब से लेके चलते हैं कि 31 जुलाई तक हमारे फिगर्स हम लेंगे, इसलिए यहाँ डेट फिक्स रहेगी 1 अगस्त 2022। और उसके बाद अगले साल के लिए भी हम वही डेट लेके चलते हैं 1 अगस्त 2023। फिर आप यहाँ पर आइए वास्तविक खर्च वार्षिक लेखा के अनुसार, और यहाँ से लेकर अब इसमें हम डेटा क्या लेते हैं जब हम फीस की बात कर रहे हैं। तो फीस जो हम लेते हैं ये वास्तविक खर्च नहीं है, एक्चुअली ये रेवेन्यूज है, ये गलत लिखा हुआ है ना? तो हम जब रेवेन्यूज की बात करते हैं तो हम मैम हाँ जी सर। मैम ये गलत ना लिखा हो कहीं, क्योंकि 2021-22 में जो वास्तविक खर्च हुआ ना उसी के आधार पर तो हम अपना बजट बनाएंगे। प्लीज जी ये गलत है सर, अच्छा, ये रिसिप्ट सर रेवेन्यू
सर रेवेन्यू होनी चाहिए, ओके ओके ठीक यहाँ है। रेवेन्यू आना चाहिए, पिछले साल का एक्चुअल रेवेन्यू जो फीस आएगा। आई है ना वो है सर। जी अच्छा मैडम, जी जैसे हम सर। बजट जो तैयार करेंगे 31 जी अक्टूबर 31 अगस्त तक जो हाँ आरओ जी को हम भेजेंगे, तो जी, पूरे सेशन का भेजेंगे ना, पूरे साल का? यस सर, यस यस यस, बिल्कुल सर, पूरे मतलब साल का अप्रैल भेजेंगे। से फाइनेंशियल ईयर मार्च, स्टार्ट है, जी जी जी, तो एकदम हम अप्रैल से लेकर के पूरा मार्च तक का भेज देंगे। बिल्कुल सर। और हम लेंगे कैसे, हम लेंगे अप्रैल से लेकर जुलाई तक का तो एग्जैक्ट ले लेंगे, 4 महीने का। अब 4 महीने का तो आ गया, अब बचे मेरे पास कितने, 8 महीने। तो जो भी हमारा फिगर आया है उसका प्रोपोर्शनेट लेकर हम पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं। मैं दोबारा ओके बताती हूँ, ओके, है ना। जी जी हम मैम। हम 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 4 महीने का तो एग्जैक्ट लेंगे। 31 जुलाई को मैं बना रही हूँ ये, तो 31 जुलाई का डेटा तो मेरे पास एग्जैक्ट है कि मेरे पास इतना इतना अमाउंट आया, उसको प्रोपोर्शनेट करके हम पूरे साल का कैलकुलेट करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट हम आपका बजट प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस ओके तरीके से है ओके मैडम। है ना, है ना। मतलब तो इस 1 अगस्त जी को भेजा जाता है आरओ अप्रूवल के लिए। मैम, आरओ हमारे पास टाइम होता है आरओ को देने का 31 अगस्त तक। अब जब बजट बनता है तो बजट पहले ऑफिस वाले बनाएंगे, ऑफिस वाले बनाने के बाद उसे प्रिंसिपल साइन करेंगे। प्रिंसिपल सर का साइन करना इज नॉट सफिशिएंट, हमारे बजट को वीएमसी से साइन करवाना और उनका अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो टेंटेटिवली बाय 15th of August वी शुड टेक द अप्रूवल ऑफ द वीएमसी। कि बजट पे वीएमसी के साइन होने बहुत जरूरी हैं। वीएमसी के साइन होने के बाद देन हम ये स्टेटमेंट बाय 31 अगस्त हमें आरओ को सेंड करना होता है। आरओ के पास जैसे हमारे स्कूल का जा रहा है, ऐसे ही इट विल कलेक्ट द बजट ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ द रीजन एंड देन इट विल सेंड टू द हेडक्वार्टर्स। तो रीजन वाइज सारा डेटा हेडक्वार्टर भी जाता है। तो ये सिस्टम इस तरीके से चलता है। हाँ, डेट्स आगे पीछे लोग कभी कभी कर देते हैं, कुछ लोग अगस्त में ना दे के अक्टूबर में दे रहे हैं, तो कभी नवंबर में दे रहे हैं। वो रीजन टू रीजन, स्कूल टू स्कूल डिपेंड कर जाता है। बट जो एक्चुअल डेट्स हमारे एनुअल अकाउंट में भी दी हुई हैं, दैट इज 15th of August फॉर अप्रूवल फ्रॉम वीएमसी एंड 31st August फॉर सबमिशन टू आरओ। तो ये डेट्स हमें उसी हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो अब जब हम यहाँ पे, हाँ, तो अब जब हम यहाँ बात करते हैं, तो अब ये हमारा सबसे पहले आ गया रेवेन्यूज। तो रेवेन्यूज का ध्यान रखना है एक्चुअली बजट में कैसे बनता है कि हम 4 मंथ्स का तो एग्जैक्ट डेटा लेते हैं। 4 मंथ्स का एग्जैक्ट डेटा लेने के बाद हम पूरे साल का बेस्ड ऑन 8 मंथ्स प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, और प्रोपोर्शनेट निकालने के बाद वो पूरा हमारा बजट बन जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे, ये तो हमारी खाली फीस की बात हो गई। फीस के अलावा आता है अलग अलग तरह की कोई रिकवरी है, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर की, वैसे इसका जनरली यूज नहीं होता, लेकिन बैंक इंटरेस्ट जरूर आता है। कभी कभी आप लोगों ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स को नोटिस किया होगा कि अगर कभी अकाउंट में अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है तो वो तुरंत उसको ट्रांसफर नहीं करने में इंटरेस्टेड होते, कहते कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए, उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक इंटरेस्ट भी स्कूल्स के लिए एक बहुत मेजर सोर्स ऑफ इनकम होती है, जहां पर अच्छा खासा अमाउंट आता है। जैसे हमारे प्रोजेक्ट स्कूल की हम बात करें तो वहां पर अच्छी खासी अमाउंट है, तो इंटरेस्ट भी हमारा अच्छा आ जाता है। पर सिविल के स्कूल्स जो कई बार स्ट्रगल करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जितना बन जाए अकाउंट में आने से वो उनको फायदा रहता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। जी जी ये रिपीट कर दीजिए मैम जो भी आपने बताया। मैम, मैं जनरली बता रही हूँ कि बैंक इंटरेस्ट जो है वो भी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। बट स्कूल्स जैसे सिविल स्कूल्स हैं, उनके पास कभी कभी छोटे स्कूल्स में फाइनेंशियल क्रंच होता है, तो वो कोशिश करते हैं जितना इंटरेस्ट आ जाए आ जाए। और जो बड़े स्कूल्स होते हैं यूजुअली उनके पास फंड ज्यादा होते हैं, तो इनका इंटरेस्ट का अमाउंट भी ज्यादा आ जाता है। तो जैसे सपोज कीजिए आज आपके अकाउंट में गलती से या किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए आपके पास 5 करोड़ रुपए आ गए। अब 5 करोड़ आपको इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, एमईएस वालों के अकाउंट में। अब तुरंत ना करके कभी कभी कुछ स्कूल वाले क्या कोशिश करते हैं कि उसको 1 हफ्ते अकाउंट में पड़े रहने दें, कुछ इंटरेस्ट का पैसा आ जाए, उसके बाद ट्रांसफर कर दें। तो ये सिर्फ जनरली हम बता रहे हैं कि कोशिश करते हैं स्कूल्स जहां पर पैसे का क्रंच होता है कि जितना पैसा आ जाए किसी न किसी तरह फीस के अलावा, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कूल। मैडम ठीक है एक बात, जी मैडम एक्सक्यूज मी मैम, एक बात पूछ जी रहा था कि ये जो जी इंटरेस्ट आता है क्या वो जी हम यूज कर सकते हैं? मुझे सर, जहाँ ये तक, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारे इनकम का ही पार्ट है। बट मैम एक लेटर आया हुआ है गवर्नमेंट का कि आप गवर्नमेंट मनी का इंटरेस्ट यूज नहीं कर सकते नहीं या सर, फिर ये उसके हमारे साथ। अकाउंट में आ रहा है, ये हमारे अकाउंट में आ रहा है सर, हम किसी और का यूज नहीं करें। नहीं नहीं, अकाउंट में आ अकाउंट रहा है में तो मतलब। आता है मैडम, लेकिन जी आरओ वाले ना क्या करते हैं कि बताते हैं कि अगर आपके पास कोई बैंक का इस साल में कोई इंटरेस्ट आया है
तो जी। इमीडिएट आप आरओ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ओके सर, मैम मुझे इसका आइडिया नहीं था। ये ओके गवर्नमेंट का रूल है मैम, पीएमसी का ओके लफड़ा है, हाँ पीएमसी नहीं अच्छा ये तो बहुत इंटरेस्ट तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हम एक टिकट बनाते हैं ना, अगर जी उसमें कोई गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है तो वी हैव टू सरेंडर दैट बेनिफिट। मुझे जहां तक ओके पता है, ओके मे बी ओके सर, एक्चुअली सर हमारा प्रोजेक्ट स्कूल है तो हमें कभी इशू नहीं आया। न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ हो रही है, पीडब्ल्यूडी को जो जी अमाउंट इशू किया जा रहा है वो जी डायरेक्ट उनके अकाउंट में चला जाएगा। हम लोग केवल उसको लिखा पढ़ी करनी है स्कूल में बस। सर, कभी कभी स्कूल्स में भी आता है, जितना हमने देखा है तो स्कूल्स में भी कई हाँ, बार वो डायरेक्टली आता है। इंटरेस्ट का यूज हुआ था, जो बोल रही मैम उस तरह से जी यूज होता था। लेकिन जी अब उन लोगों को ये समझ में आ गया, तब से अब डायरेक्ट जो है उन्हीं के पास जाता है। हम अच्छा लोगों को अच्छा, खाली जी उसका जी जी रिकॉर्ड रखना है। जी जी सर, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट स्कूल है तो हमें लेकिन ज्यादा मैडम कंसर्न आता नहीं है। जी हाँ जी मैडम सर। जी MES का फुल फॉर्म क्या होगा? सर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। मिलिट्री जी इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्या है? मिलिट्री, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, अच्छा इंजीनियरिंग सर्विस। बेसिकली MES ये मतलब कंस्ट्रक्शन। बॉडी है सर। ये मेंटेनेंस से रिलेटेड है क्या कोई बॉडी? हाँ, नहीं, कंस्ट्रक्शन बॉडी है एक्चुअली। सर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन वर्क होती है तो या तो पीडब्ल्यूडी या तो एमआईएस, यही चलता है दो। हाँ, या फिर CPWD। सीपीडब्ल्यूडी, राइट। हाँ हाँ। जो आगे मैम वाला स्कूल ये हम किसके कंप्यूटर फंड, ये किसकी बात कर रहे हैं? हम SF की बात कर रहे हैं? नहीं, नहीं मैम, ये टोटली वीवीएन, VVN। ये सारा वीवीएन की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी, SF का जब आएगा तब हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये सारा हमारा वीवीएन है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी की तरफ बढ़े। मैम जी डिस्टर्ब करना चाहूंगा। हाँ जी यहाँ जी पर जी लिखा है बिल्कुल सर। 4th नंबर में रिकवरीज ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड रिकवरी ऑफ कैपिटल नेचर। ये जी किस टाइप का इनकम होगा? मतलब सर, इसका मुझे श्योर नहीं है ऑनेस्टली, ये मैं कंफर्म करूंगी, इसका मुझे श्योर नहीं है। ओके। है ना, आपने किसी साथी को अगर इसका आइडिया हो तो वो शेयर करें प्लीज, बट मुझे अभी इसका आइडिया नहीं है। है ना, हो सकता है कि एक जैसे किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या कभी कुछ हमें परचेजिंग करते हैं ना सर्विस जी के लिए, तो हम उनके EMD लेते हैं ओके 10% समथिंग। तो वो लोग जी 6 महीने तक हमारा जो वारंटी पीरियड, सॉरी रिकवरी कभी कभी होती है ना, हमारा कुछ पार्ट खराब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सर हाँ जिसका जी, EMD जो लेते हैं वो भी हमारे लिए एक टाइप का इनकम हुआ ना उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। पॉसिबल सर, बट मैं नेक्स्ट क्लास में आपका जरूर इसको डिटेल में करके Sure. आपको डिस्कस करूंगी। ओके, है ना, थैंक यू। जी जी सर एक्सक्यूज मी, जी हाँ जी सर। जी जी जब हम बजट के टर्म्स में देखते हैं तो सर रेवेन्यू और रिसिप्ट को, हालांकि ये स्कूल पे बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, रिसिप्ट जो भी है वो रेवेन्यू नेचर की या कैपिटल नेचर की होती है सर? रेवेन्यू नेचर में कि कॉमर्स वाले थोड़ा सा डिफर करते हैं, कॉमर्स के लोग कहते हैं कि जो रिकरिंग नॉन रिकरिंग, लेकिन जो बेसिकली जाते हैं रेवेन्यू नेचर में वो होती है जो हमारी लायबिलिटी और एसेट्स को इफेक्ट नहीं करती, वो रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। और जो हमारी लायबिलिटी या एसेट स्टेटस को इफेक्ट करती हैं वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट में आएंगी। अब जैसे मान लीजिए आपने सर किसी को पैसा उधार दे रखा है, आपने वापस लिया तो आपकी एसेट्स कम हो गई, वो हो गया सर कैपिटल नेचर का। और मान लीजिए किसी के ऊपर फाइन लगाया है, आप वो फाइन लेने से वापस ना तो आपकी लायबिलिटी और कोई एसेट स्टेटस इफेक्ट नहीं होता, तो वो रिकवरी है वो आपकी रेवेन्यू नेचर में आएंगी। तो ये हमारे केवी के अंदर या स्कूलों के ऊपर बहुत कम परसेंटेज में होती है, इसलिए कोई ज्यादा बड़ा इसका इम्प्लीकेशन नहीं है। लेकिन फिर भी जो लायबिलिटी और एसेट्स को इफेक्ट करेंगी वो कैपिटल है, और जो लायबिलिटी और एसेट्स को इफेक्ट नहीं करती वो हमारी रेवेन्यू। तो मैं एक एग्जांपल से बता सकता हूँ, सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाती है, टैक्स से सरकार को आमदनी होगी, तो टैक्स लगाने से जो सरकार को इनकम हुई उससे सरकार की लायबिलिटी और एसेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सरकार हमें वापस नहीं देती वो। और मान लीजिए उधार लिया है तो वो वापस देना पड़ेगा, वो लायबिलिटी है, वो कैपिटल में आता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। मैडम एक सवाल है मेरा, जैसे जी ये सर। आपने हेडिंग डाली ना संशोधित बजट 2022-23 अनुमानित बजट 23-24, जी ठीक है? तो ये जैसे मान लीजिए अभी सेशन शुरू होगा 2026-27, जी उसमें हम ये बजट एस्टिमेट करेंगे, जी उसमें 20 इसमें क्या 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 लिखेंगे? 25-26 रिवाइज बजट 25-26 और जी बजट एस्टिमेट नहीं सर, 26-27। 26-27
अभी हमारा सेशन शुरू हो रहा है, अभी 26-27 स्टार्ट हो जाएगा, हाँ हाँ है ना? तो हमारा आरई यानी रिवाइज बजट वो होगा 26-27, हाँ और बजट एस्टिमेट यानी कि बीई हाँ। वो जाएगा हमारा नेक्स्ट ईयर का। अच्छा, 27-28 को जाएगा। जी जी मैडम। और एक ठीक इसमें है। हेडिंग में जो बीच में मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था, इसमें लिखा हुआ है जी जैसे एक हेडिंग है ये जी 2021-22 में वास्तविक खर्च वार्षिक जी लेखा के अनुसार। हम यहाँ पे जी एक हमारी रेवेन्यू हो रही है ना, तो फीस कितनी आएगी, ये खर्च क्यों लिख। सर, ये खर्च गलत लिखा है सर, ये रेवेन्यू है। अच्छा अच्छा। जी जी, ये रेवेन्यू है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि हमारा लास्ट ईयर कितना आया था, ताकि हमें उसका अंदाजा लगाने में भी आसानी हो जाए। तो हाँ हम प्रीवियस ईयर का पूरे साल का जो एक्चुअल इनकम आई है, तो हम उसको यहाँ पर मेंशन करके चलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ बैंक इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो पिछली साल मेरा इतना बैंक इंटरेस्ट आया है 3,78,823 फॉर जी द मैडम। प्रीवियस ईयर। अब इस साल मेरा अभी तक 4 मंथ्स में, यानी अप्रैल से लेकर जुलाई तक इतना आ गया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ओवरऑल बाकी के जो हमारे टाइम है उनमें इतना और आ जाएगा, और उसी तरह से हम अगले साल के लिए भी उसका एक एस्टिमेट लगा लेते हैं। जी मैडम। जैसे हम ठीक है। अगर बना रहे हैं 26-27 का, तो जी 25-26 का हम इसमें रख लेंगे कितना बैंक जी इंटरेस्ट जी आया। जी जी, हाँ जी हाँ जी, वो हमारे का कंपैरिजन का हमें एक बेटर व्यू मिल जाता है कि लास्ट ईयर पूरे एक साल में इतना आया है, और अब इतना इतना हमारा उस हिसाब से चल रहा है, तो जी वहां मैडम। पे एक्चुअल आ जाता है फिर, है ना? हाँ जी, सुनीता मैम बताएं। थैंक यू मैडम। ओके, ठीक है, चलिए, ये हमारी बात हुई रेवेन्यूज की, है ना? अब हम आते हैं excuse me, आपके। मैडम। जी जी सर। हाँ मैडम, जी अभी जैसे किसी ने पूछा था ना कि ये बैंक इंटरेस्ट, एक्चुअली जी वीवीएन का जो बैंक इंटरेस्ट है ना, वो कहीं वापस नहीं भेजना होता, हम यूज कर सकते हैं और जी करते ही जी हैं। एक्चुअली इसको वापस नहीं भेजते हैं हम, जी जी, मतलब मुझे सर वो एक्चुअली हमारे इसी वजह से। जी, हाँ, इनकम का ही पार्ट है वो, था ना। क्योंकि एक्चुअली क्या सर, हमारा प्रोजेक्ट स्कूल है, तो हमारे यहाँ फंड्स का इशू नहीं है, तो हमें बैंक इंटरेस्ट भी हमारा अच्छा खासा यूटिलाइज हो जाता है। तो इसलिए मेरे नोटिस में यही था, बट फिर भी टीचर्स ने बताया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस तरीके से भी चीजें हों। वो पीएमसी का मांगते नहीं, हैं मैडम, हाँ, पीएमसी का। पीएम श्री का, हाँ जी हाँ जी जी। पीएमसी का हाँ, वापस पीएम मांगते श्री हैं, का इसलिए अलग है, हम यूज करते हैं। पीएम ओके श्री ओके, का अलग है, बट वीवीएन का अलग है। ठीक है। वीवीएन जी का यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हमने जो पहला पार्ट लिया, वो हमने लिया रेवेन्यूज का। तो रेवेन्यूज में आप देखेंगे, हमने पहले मासिक शुल्क लिया, मंथली बच्चों की फीस, हमारे सेक्शंस के हिसाब से हमने बच्चों की संख्या लिखी, उसके हिसाब से पिछले साल का एक्चुअल, इस साल का हमने 4 महीने के लिया, जितना अभी तक हमारा आ चुकी है इनकम। बेस्ड ऑन दैट हम आने वाले 8 महीने का लगाते हैं, और बेस्ड ऑन दैट अगले साल का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये रेवेन्यूज था। अब हम आएंगे आपके एक्सपेंडिचर्स पे। अब एक्सपेंडिचर्स में देखिए, आपको सेम कॉलम मिलेंगे। सबसे पहले एक्चुअल्स इन 21-22, यानी पिछले साल का इस हेड के अंदर, स्पेसिफिक हेड्स के अंदर कितना कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है। देन जैसा हमने बताया था, 4 मंथ्स का लेके चलते हैं, फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हमारा 4 महीने में इतना हुआ है, तो प्रोपोर्शनेटली एक साल में कितना बनेगा फॉर दिस ईयर एज वेल एज फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बी है, एक स्टेटमेंट सी है। स्टेटमेंट डी आती है फॉर रिकरिंग एक्सपेंडिचर। रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव, जो आपके कंज्यूमेबल एक तरह से होते हैं, जो बार बार खर्चे होते हैं, है ना? और स्टेटमेंट सी में हम लेते हैं नॉन रिकरिंग, जिसमें मेनली हमारी एसेट्स आती हैं, है ना, जिनको हम एक तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अब स्टेटमेंट बी और सी बेसिकली, अब आप एक तरफ देखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ऊपर में कॉलम ले लेते हैं, सपोज फर्नीचर एंड फिक्चर्स। अब जब फर्नीचर फिक्चर्स की हेड की बात कर रहे हैं, तो रिकरिंग का यहाँ पर कॉलम अलग है, और सेम फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमारा नॉन रिकरिंग का कॉलम यहाँ पर अलग है। लेकिन इनका टोटल बजट जो है वो हमें मिलता है हमारे, एक मिनट, रिवाइज चैप्टर 21 से। ठीक है ना? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो यूजुअली अब अगर फ्यूचर में आप लोग भावी प्रिंसिपल्स होंगे, तो ये एक चीज है जो आप लोग को कंसिस्टेंटली लर्न हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, हमारे जितने भी हेड्स हैं, उनका आपका बताया हुआ है कि मैक्सिमम बजट कितना होगा। तो जब भी हम ये बजट तैयार करते हैं, स्पेशली वीवीएन का, तो उस समय हमें इन कुछ चीजों का ध्यान खास तौर पे रखना होता है।
देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अब ये अलग अलग हेड्स का इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम अपने बजट पे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स अगेंस्ट लीव वैकेंसीज, अब इसमें भी एक चीज समझेंगे, हमारी टीचर्स की दो तरह की पोस्ट होती है, एक होती है सैंक्शनड और दूसरी होती है जो हमारी सैंक्शन नहीं है लेकिन हम रखते हैं, जैसे योगा कोच, ये हमारी सैंक्शन पोस्ट नहीं है बट हम योगा कोच रखते हैं। अब लास्ट ईयर तक काउंसलर की भी अगर हम बात करें तो वो सैंक्शन पोस्ट नहीं थी, पर इस साल से हमारी सैंक्शन पोस्ट है। तो अगर आपकी सैंक्शन पोस्ट है जैसे टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी मैथ्स, पर वो आपकी वेकेंट है, तो उनकी जो सैलरी पे होती है वो स्कूल के एसएफ अकाउंट से होती है जी, है ना। जितने भी आपकी पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज, जो आपकी सैंक्शन पोस्ट है, जो हर साल एक सैंक्शन करके पोस्ट का आता है लेटर, तो उसमें जितनी आपकी पोस्ट मेंशन है, उनकी आपकी जितनी भी सैलरी है वो आपकी जाएगी एसएफ से। उसके अलावा जितने भी हैं उनकी जाती है हमारी वीवीएन से। तो इन्होंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे इंस्ट्रक्टर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के कोच या स्पोकन इंग्लिश टीचर्स या इस तरह के जो भी हैं, इनकी हमारी सैलरी जाती है वीवीएन से। तो इनका लिमिट नहीं है, जितनी भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा दैट इज गोइंग टू बी देयर। देन हम बात करेंगे पेटी कंस्ट्रक्शन वर्क की। पेटी कंस्ट्रक्शन वर्क की हमारी लिमिट है ₹4 लाख। अब एक ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन वर्क और रिपेयर्स ये दो तरीके से होते हैं, एक माइनर एक मेजर। स्कूल अपने पार्ट पे यूजुअली माइनर का बजट बनाता है, मेजर के लिए पूरा प्रोसेस चलता है जहां हम आरओ से परमिशन लेते हैं और वो सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बजट में जो प्रोविजन बनाते हैं दैट इज ओनली फॉर द माइनर वर्क्स, माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क जिसे हम कह रहे हैं पेटी कंस्ट्रक्शन वर्क, या फिर माइनर रिपेयर्स। मेजर रिपेयर्स और मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क, इनके लिए पूरा प्रोसेस आरओ से चलता है और पीडब्ल्यूडी या अन्य की जो अथॉरिटीज है वो काम करती हैं। तो अगर पेटी कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, जैसे एग्जांपल दिए हैं, आपके टॉयलेट्स या सीवरेज टैंक से रिलेटेड कोई काम है, ओवरहेड टैंक का है, कोई स्टेज या एक्टिविटी रूम का काम है, तो उसका बजट आपका होता है 4 लाख पर ईयर, ठीक है। देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे। नाउ दिस इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेक्शंस। अगर सिंगल सेक्शन स्कूल है तो इट इज 6,20,000, डबल सेक्शन के लिए 8,80,000, 3 सेक्शन के लिए 12,20 एंड 4 सेक्शंस के लिए 14,40,000 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सेक्शन वाइज ये डिवाइड करता है। और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में इन्होंने आपको ये जो चीज मेंशन है अभी, यही सारी चीज अकाउंट्स कोड में भी मेंशन है, यानी आपके कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स है जिनको हम रिपेयर्स की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे आपका व्हाइट वॉश हो गया, एनामल पेंट या ऑयल बाउंड जो भी आप करवाएं, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आपके ये इलेक्ट्रिकल के इंस्टॉलेशन वगैरह के वर्क्स हैं, फ्लोर्स की रिपेयरिंग है, वॉल्स की प्लास्टरिंग है, देन रूफ सीपेज रिपेयर्स, डोर्स एंड विंडोज रिप्लेसमेंट, ब्लैक बोर्ड्स, सीवर लाइंस, देन इंस्टॉलेशन ऑफ डैमेज वाटर सप्लाई, सैनिटरी फिक्चर्स, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी अमाउंट है ये आपकी वेरी करती है। दिस इज ऑल फॉर जो आपके स्कूल बिल्डिंग से रिलेटेड है कंप्लीटली, एंड सेक्शन वाइज इसके बजट्स होते हैं जो आपको यूज करने होते हैं। एक चीज और है, ये इन्होंने कहा है डबल शिफ्ट स्कूल के लिए आप इंटरनल वाइट वॉश हर साल कर सकते हैं, बट अगर सिंगल शिफ्ट है तो हम कोशिश करते हैं 2 साल में एक बार आपका हो, ठीक है। देन गोइंग फर्दर, कंटिजेंसी स्टाफ जी, हाँ जी, प्रोजेक्ट जी जी स्कूल्स में जैसे कि प्रोजेक्ट एरिया है तो वो ही लोग करवाते हैं, ये जो जी वाइट वॉश है या कुछ रिपेयर है, जी तब जी उसमें ये वाला बजट कहाँ कैसे यूज होता है? मैडम यूज ही नहीं होता है ना, बट वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट वालों से किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे टचवुड हमारे स्कूल के जो हमारे अथॉरिटीज हैं प्रोजेक्ट स्कूल वाली, जो हमारे ओएनजीसी वाले हैं, दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी सपोर्टिव, तो हमारा काफी सारा एक्सपेंडिचर वहां से मैनेज हो जाता है। बट देर आर मेनी सच प्रोजेक्ट स्कूल्स जहां पर प्रोजेक्ट से उनका सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्या वो काम नहीं करेंगे? काम तो उनको भी करना है। एट दैट सिचुएशन दे कैन यूटिलाइज दिस मनी। तो चाहे सिविल हो, आपका डिफेंस हो या प्रोजेक्ट हो, ये बजट डिफाइन किया हुआ है। आपके पास पैसा है तो आप यूज कीजिए, और आपके पास अगर प्रोजेक्ट स्कूल है तो आपके पास एक एडेड एडवांटेज हो जाता है कि आप उनको बोलें तो वो डायरेक्टली कर देते हैं, उसका फिर इस बजट से लेना देना नहीं होता। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ठीक है, देन इसी तरह से हाँ जी 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 जैसा आपने अभी बोला कि प्रोजेक्ट स्कूल है तो उसका जो जी। पैसा रहेगा यूज नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट वाले नहीं करवा दिया, तो क्या ये पैसा फिर लैप्स हो जाएगा? लैप्स नहीं मैम, वो इसके एक प्रोविजन होता है जिसमें क्या है कि आरओ हमसे पैसे वापस मांग लेता है सेशन के एंड में। तो हाँ, लास्ट जी जी वो फिर तो लैप्स में नहीं मैं बताना चाहूंगा मैं एक चीज इसके लिए
जी जी सर। जो विवियन का 3 इयर्स का एवरेज लेते हैं और जहाँ पर जी सबसे कम वाला एवरेज होता है, जैसे अभी मेरी बात करूँ मेरी स्कूल की, मैं भी ओएनजीसी स्कूल में हूँ जी मुंबई पनवेल में, जी 85 लाख रुपीज ले गए सर इस साल। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही होता है। बहुत अच्छा का आर सर, हमारा करोड़ों आरओ में ने, गया है लास्ट ईयर। हाँ तो 3 साल का जो एवरेज होगा, मतलब मिनिमम एवरेज जो आएगी इनकी, जी वो वापिस आरओ ले लेता है। अब उसके बाद एक कहानी हुई, मैं इतना 85 लाख ले लिया, अब स्कूल को खर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा है, ऐसा हालत हुआ है। हाँ और ऐसा होता है, फेस किया है इसके पहले जो स्कूल में थी, हाँ इसीलिए मैंने और हाँ मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, जी जैसे ये प्राइवेट स्कूल में ये नियम है ना कि आपको अपने डिवीजन से कोई भी खर्चा नहीं करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इवन मेरी स्कूल की बात करूं कि जी ओएनजीसी खुद भी नहीं कर रही है, डिले करवा रही है, करवाएंगे, थोड़ा वेट करिए, हमारी प्रोसेस चल रही है। तो ऐसे करते करते अभी मेरे वहां पर एक मेंटेनेंस का काम चला, लेकिन वो 4 साल के बाद हुआ है काम। लेकिन ओ आरओ ने क्लियर कट बोला है कि स्कूल में 1 रुपए का खर्चा आपको नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके प्रोजेक्ट वाले ही करवाएंगे, ऐसा बोल के रखा हुआ है। ओके। तो वो सर ये भी, सिचुएशन, हाँ हाँ ये ऐसा कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं कभी कभी सेम इसकी वजह हमारे से। स्कूल में भी है मैम, सेम। पैसा, स्कूल के पास पैसा है लेकिन स्कूल खर्चा नहीं कर सकती विवियन से, और प्रोजेक्ट वाले स्पॉन्सर एजेंसी करवाना नहीं चाहती या डिले करवा रही है। तो ये सिचुएशन हो रही है यहाँ, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो रहा है यहाँ पर। ये एक्चुअली सर आरओ वाले ये सोचते हैं कि जब प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट खर्चा करे ना, तो हमारा स्कूल का पैसा बच जाए। यस, लेकिन अगर प्रोजेक्ट वालों से आपकी ठीक ठाक बनती है तो वो तो कह देते हैं आप स्पेंड कर लो, कोई इशू नहीं है। तो मैम वो ये सब जगह जो जी ड्यूटी है वो वैसे प्रोजेक्ट वालों की होती है, सारा रिपेयर वर्क करवाने की? यस यस मैम। जी मैम बिल्कुल, हमारा सारा काम जो है ओएनजीसी वाले देखते हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे वो मैम क्वार्टर्स बिल्डिंग का काम हो या स्कूल का। मैम अगर बाई मैम चांस मान बिल्डिंग उन्हीं की लीजिए होती कोई है। सैलरी में डिले हो जाए या कुछ भी हो जाए फिर? मैम ऐसा होता है कभी कभी, कुछ प्रोजेक्ट स्कूल्स में ऐसा हुआ है कि सैलरी डिले हुई है, पर उसमें केवी आपकी जनरली हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन उसमें भी एक प्रोविजन है कि अगर स्कूल चाहे तो केवी को लेटर लिख के उनसे एडवांस में लोन ले सकता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। वो जैसे सपोज करो हम बात एस्क्रो करते हैं, अकाउंट आई थिंक शायद बनता है ना उसका। वो जैसे सपोज करो अभी हमारा चल रहा है, फेब्रुवरी मंथ चल रहा है। अब फेब्रुवरी की सैलरी, क्योंकि प्रोजेक्ट स्कूल में भी क्या होता है, एक एओसी चार्जेस करके होते हैं, तो हमें आरओ से पैसा लेना पड़ता है। जब आरओ से हम पैसा लेते हैं तो सॉरी, जब हम प्रोजेक्ट से पैसा मिलता है तो हम उसको स्पेंड कर पाते हैं। अब अगर बाई चांस एओसी की मनी हमें लेने में लेट हो गया और हमारे पास सैलरी डिसबर्स करने की सिचुएशन नहीं है, तो ये प्रोविजन भी है कि हम आरओ से टेम्पररली एक फॉर्म ऑफ डिपॉजिट या लोन ले सकते हैं कि जब प्रोजेक्ट से पैसा आएगा तो हम उनको वापस रीपे कर देंगे। पर ऐसा बहुत रेयरली होता है। मैम वो तो एमओयू जी होता होगा ना, एमओयू होता होगा कि इसको होता है सर, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रोजेक्ट से पैसा लेते टाइम हमें एओसी करके हमें अमाउंट लेनी पड़ती है साल में 2 बार। अगर उसमें डिले हो जाता है तो कभी कभी टीचर्स की सैलरी लेट हो जाती है, ऐसा हुआ भी है। अच्छा मैम ये एओसी की फुल फॉर्म क्या है? मुझे एग्जैक्टली चार्ज, एनुअल ओवरहेड चार्ज। हाँ जी एनुअल ओवरहेड चार्जेस। ये 15 बजट है ना मैम एक्चुअली मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आवाज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज। हाँ यस, केवीएस स्कूल को चला रहा है अपने तरफ से, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कर रहा है काम, उसका चार्ज ले रहा है प्रोजेक्ट से। जी ये बजट का 15% है सर, एनुअल बजट का 15%। एनुअल का 15%। यस सर। ओके मतलब सर ये किस चीज का चार्ज है 15%? ये चार्ज है मैडम जो केवीएस है, तो केवीएस ने आप जहां जहां पे प्रोजेक्ट में स्कूल चला रहा है, तो स्कूल को दे रखा है, स्कूल चलाने की परमिशन दे रखा है, तो उसी के एवज में लेता है केवीएस चार्जेस जो है ये। अच्छा ये केवीएस देता है? केवीएस लेता है मैडम प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट देता है केवीएस को, प्रोजेक्ट देता है केवीएस को। तो सर प्रोजेक्ट को क्या फायदा है देने में? मैम स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। एम्प्लॉइज के बच्चे पढ़ते हैं ना मैम, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए केवीएस ने उनके यहाँ स्कूल उन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो वो करता है, स्कूल वहां वो ओपन करता है और एमओयू साइन होता है, उसके बाद सारी शर्तें डिसाइड होती हैं, उसके बाद वहां पर प्रोजेक्ट के अंडर वो स्कूल चलता है। जी
नहीं 15% सर, 15% टोटल बजट का, एनुअल बजट का आप जो बता रहे हैं 15% का अमाउंट, किस चीज का अमाउंट 15% लेता है केवीएस? टोटल एक्सपेंडिचर का सर। अच्छा, टोटल एक्सपेंडिचर का। अच्छा, एक्चुअली हर चेयरमैन जो मैडम अभी पूछ रही थी ना, सेम क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एमओयू के टाइम पे चेयरमैन नहीं होता ना, वो भी यही पूछता है सर ये किस बात के पैसा है। लेकिन ये एक तरह से जैसे फ्रेंचाइजी चला रहे हैं ना कोई, उसका चार्ज लेते हैं केवीएस की भी हम। सर ये जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि टोटल पूरे कैपिटल प्लस रेवेन्यू दोनों का ही होता है? ये कैपिटल तो सर नहीं करेगा, कैपिटल तो प्रोजेक्ट ही करेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होगा ये। उसमें ये सब आ गया मैडम, सैलरी जो सैलरी देते हैं ना वो भी आ गया ना उसमें। सर ये रेवेन्यू ही है, हाँ जी, सैलरी सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही आ गया। ये आ गया, जो भी वीवीएन या जो भी स्कूल फंड पे हम खर्च करते हैं ना, दोनों मिला के एक्चुअली। ओके ओके सर, आगे बढ़े। मैम एक छोटा सा सबसे रिक्वेस्ट है कि शायद हो सकता है कि साथी मेरी बात से सहमत ना हो, गुस्से में भी हो सकते हैं। देखिए कि जो ओपन कंपटीशन एग्जाम है इसमें के पर्टिकुलर केवी प्रोजेक्ट या नवोदय से रिलेटेड बजट की हेड नहीं पूछी जाएंगी। वो जनरल बजटिंग के बारे में, उसकी प्रोसेस क्या है, किन चीजों पे प्रायोरिटी देनी है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उन चीजों पे होंगे। तो मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है कि हाँ थोड़ा, अन्यथा बेवजह टाइम वेस्ट करने का कोई इम्पोर्टेंट नहीं मतलब नहीं बनता है, इन चीज को अन्यथा ना लें। ये पर्टिकुलर वीवीएन की भी और ये हमारे बजट की ये चीजें भी नहीं पूछी जानी है इसमें, वो जनरल जो बजटिंग है वो पूछी जाएंगी। तो थोड़ा सा साथी इस चीज को, हालांकि ये नॉलेज के लिए ठीक है कि बाद में हम इसको अपने नॉलेज के लिए कुछ भी गेन कर सकते हैं, वो बात का पार्ट है। अभी हमारा कोशिश रहेगी बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, क्यों बनाया जाता है, कौन सी प्रायोरिटी एरिया होती है, उन पे फोकस किया जाए तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। किसी साथी को बुरा लगे तो पहले से क्षमा चाहूंगा। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, हम टॉपिक की ही बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे, लेकिन इसको समझने का पर्पस देखिए कि जब आपको इसका आइडिया लग जाएगा तो प्रिंसिपल्स और जो हैं वो सब इन्हीं इसमें से निकल कर आए हैं, तो आपको लर्न करने में और उनको रिटेन करने में आसानी थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास ये है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की, जैसे हम बात करें सिंगल सेक्शन, डबल सेक्शन, 3 सेक्शंस, इनका बजट दिया हुआ है। ये चीजें फिक्स्ड हैं, काफी सालों से फिक्स्ड हैं, तो जब भी हमें रेफर करना होता है तो हम इन्हीं को रेफर करते हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली आपके पास चीज क्या है कि जितने भी आपके मेंशन हैं ये रिकरिंग प्लस नॉन रिकरिंग का है। जैसे आप देखिए, अगर हम एग्जामिनेट की पेपर्स की बात करें 450, तो ये टोटल है, टोटल रिकरिंग प्लस नॉन रिकरिंग। इसी तरह से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आ गए, आपके ब्यूटिफिकेशन के आ गए, या फिर आपके कंप्यूटर्स के आ गए। कंप्यूटर्स में एक चीज है, जितना आपका फंड आता है उतना आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपका कंप्यूटर फंड 7,20,000 आ रहा है तो आप उसको रिकरिंग नॉन रिकरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर फंड 5 लाख आ रहा है तो फिर आपको उसी में अपना रिकरिंग और नॉन रिकरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो फाइल है हम इसको दोबारा से शेयर भी कर देंगे, ये रेफरेंस के लिए है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि बेसिकली ये आपके हेड्स हैं जिनके थ्रू हमें करना है। तो ये इसके बाद अब दोबारा से आप जैसे आप देखिए अदर फिक्स एसेट्स इज टोटल 4 लाख, जिसमें आपके एसी, जनरेटर सेट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह आते हैं। बट टोटल 4 लाख में से ही आपका रिकरिंग भी आएगा और नॉन रिकरिंग भी। तो वापस आते हैं हम आपके बजट के ऊपर। जैसे देखिए, जब हम बात कर रहे थे आपके स्टेटमेंट बी की, है ना, तो स्टेटमेंट बी के जैसे हम यहाँ पर जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स बना रहे हैं, जैसे अगर हम आते हैं, देखिए एग्जामिनेशन वाज टोटल 4,50,000, तो हमने यहीं पर पूरा 4,50,000 ले लिया एग्जामिनेशन का, तो हम वहां पर कुछ नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर हम फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर का टोटल आपका अराउंड 3 लाख होता है। अब 3 लाख का अगर फर्नीचर का टोटल बजट होता है तो आप यहाँ देखिए हमने लिया है 70,000 कि रिपेयर्स वगैरह में हमारा 70 हो जाएगा। बाकी जो बचेगा 2,30,000 वो जाएगा हमारा नॉन रिकरिंग में। देखिए यहाँ पे हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, यहाँ पे टोटल 3 लाख नहीं है, गलत है, दिस शुड नॉट बी मोर देन 2,30,000। ठीक है, तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मिला के टोटल आपका बजट में जाता है। ये बनाने के बाद ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गई हमारे एक्सपेंडिचर्स की। उसके बाद आई आपकी स्टेटमेंट डी, जिसमें इसका अमाउंट्स आती है। एक चीज जो ध्यान रखनी है कि अमाउंट आपकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, जिससे हम क्रॉस चेक करके पता लग पाता है कि एक्चुअली हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। फाइनली बनता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब ये करने के बाद
सिंस अब इसमें अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज अब हम इसके बाद बढ़ेंगे आपके वापस अकाउंट्स कोड पे आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को एक ग्लिम्स देने के लिए था कि किस तरीके से हमारे पास रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स का हम पूरा का पूरा कंपैरेटिव बनाते हैं। उसके बाद जब हमारे पास यहाँ पर आया हमारा एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हमारे पास पूरी पोजीशन आ जाती है कि एक्चुअली हमारे पास कितनी अमाउंट आ रही है, कितना आ रही है और कितना बीई है। यही आरई और बीई हमारे पास दोबारा रेलेवेंट होंगे। पुराना बैलेंस जो है हम उसको लेते हैं, उसमें टोटल कितना रिसीव्ड आएगा, कितना फंड्स बना और हम कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। अब आइए देखिए वापस यहाँ पे। ठीक है, तो जैसा हमने बात की थी बजट, बजट जो हमारी बात करता है, इट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स। अब देखिए जो जो हमने वहां प्रैक्टिकली देखा है वो सब आपको काम आएगा। इट्स प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स केयरफुल प्लानिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, जैसे सेक्शंस, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, अवेलेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन फॉर होल्डिंग क्लासेस, इक्विपमेंट्स की स्टोरेज, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज, करिकुलर एक्टिविटीज, और उसको हमें एनुअल बेसिस पे करना होता है हमारी इंस्टीट्यूशन की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए। तो देखिए हम थ्योरी में आपको इसी तरीके से बता देते, प्रैक्टिकल दिखाने से आपका पर्पस ये है कि आपको पता लगे कि ये सारी चीजें हैं, वही सब हमारी डेफिनेशन के पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी। अब इसमें देखिए नेक्स्ट हमारे पास आया वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। पहले मुझे कहाँ कहाँ खर्चा करना है मुझे पता होना चाहिए, लेकिन सब जगह तो खर्चा नहीं कर सकते ना, तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। जैसे हमने देखा था हमारा फर्नीचर का बजट 3 लाख था, अब मुझे बेंचेस भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, टेबल्स भी चाहिए। आप सब कुछ तो नहीं ले सकते, आपका बजट कितना है 3 लाख का, दैट इज इंक्लूडिंग योर रिकरिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब आपके रिपेयर्स प्लस आपके जो एसेट्स आप परचेज करेंगे उसको मिलाकर अमाउंट है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेशन करना। नेक्स्ट है आपका अलॉटमेंट ऑफ फंड्स विद रेफरेंस टू द अप्रूव बजट एस्टिमेट। देखिए ये आ गया हमारा बीई, है ना, हम बीई के हिसाब से हमारे जितने भी फंड्स हैं उनको अलॉट करेंगे। रिव्यू ऑफ करंट ईयर्स एस्टिमेट्स फॉर रिवीजन पर्पस। ना दिस रिवीजन पर्पस का मतलब हम ये आरई की बात कर रहे हैं, हम वो भी डिसाइड करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ फंड्स, एंड अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज आई, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर। अब ये क्या है, देखिए हमारा बजट हमने 15th ऑफ अगस्त तक तैयार कर लिया, वीएमसी से अप्रूव करवा लिया, 31st तक हमने केवीएस को सबमिट कर दिया, पूरे साल हम खर्चा कर रहे हैं। अब आ गया जनवरी और फरवरी। अब फेब में आके एक सिचुएशन ऐसी आई कि हमें ये लग रहा है कि हमारे पास फर्नीचर में हमें खर्चा 3 लाख नहीं, मुझे एक्चुअली 4 लाख करना है, और कंप्यूटर का मेरा जो फंड है वो एक्स्ट्रा बचा हुआ है क्योंकि पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, मुझे इतने कंप्यूटर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी, आरओ से मिल गया। तो टीचर तो स्कूल में रीअप्रोप्रिएशन का ऑप्शन होता है। रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि हम एक जगह से अमाउंट्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर फिर से आते हैं, स्टेटमेंट सी देखिए। अब अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे खर्चा 2,30,000 नहीं, मुझे एक्चुअली 4 लाख का एक्सपेंडिचर करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर फंड में लेकिन हमारे पास अमाउंट थी जो मैंने यूज नहीं करी, तो अगर मुझे वहां पर अमाउंट 70,000 या सपोज 1 लाख एक्स्ट्रा करनी है, तो यहाँ मैं इसको कर दूंगी आपका 1 लाख, और उसके बाद यहाँ पर हमारी बढ़ जाएगी 3,30,000। दिस इज नोन एज रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। टोटल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखें, टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, मेरे बजट के टोटल फिगर्स में चेंज नहीं होगा, विद इन जो आपके अकाउंट्स के हेड्स हैं उसमें हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज योर रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। और ये हमारा फरवरी में होता है, लेकिन ये भी आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, यू स्टिल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द वीएमसी दैट इज गोइंग टू अप्रूव, जिसके थ्रू आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं दैट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट। अब ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर चुके हैं, अब बस इनका हमें थ्योरी एक बार देखनी है। ठीक है, पहला मैम जी सूरज जी मैम कुछ जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी कहीं मैम। मैम बीई और आरई का वो क्या था, बजट एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट ऐसा था हाँ ना? जी 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 बिल्कुल सही कहा मैम, बिल्कुल ओके, यही है। थैंक यू। हाँ जी वही है। हमने बस ये किया है कि मैडम थ्योरी ना करके हमने पहले प्रैक्टिकल देखा, क्योंकि प्रैक्टिकल से चीजें थोड़ी अच्छे से हमें समझ में आ जाती हैं। सर ऐसा कुछ दोनों में डिफरेंस क्या है अभी जो बताया मैडम ने, बीई और आरई को?
ये मैम देखिए, ये है आरई और ये है बीए। आरई हमारा इस साल का है, बीई हमारा नेक्स्ट सेशन का है। हमारा फिलहाल सेशन 22-23 है, तो जब हम इस सेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज रिवाइज एस्टिमेट फॉर 22-23। जैसे अभी हमारा चलेगा 2026-27 चलेगा, तो वो हमारा होगा रिवाइज्ड एस्टिमेट। पर हम आने वाले एक साल के लिए भी पहले से बजट एस्टिमेट बना के चलते हैं, दैट इज नोन एज बीई विच इज बजट एस्टिमेट। तो वो आ जाएगा आपका उससे नेक्स्ट ईयर का। ठीक है? ओके। हाँ जी जी, ठीक है। वापस आते हैं। तो जैसे हमने देखा कि हमने बनाया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च बजट एस्टिमेट्स बनाते हैं हम। देखिए अब ये देखिए रिवाइज एस्टिमेट, वही जो भी हमने डिस्कस किया, रिवाइज एस्टिमेट तैयार होगा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, और बजट एस्टिमेट आपका तैयार होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है? अब रिवाइज एस्टिमेट्स वो यही कह रहे हैं कि बजट से बहुत ज्यादा अलग नहीं होता, बस एक साल का आपका एक तरीके से रिविजन हो जाता है। ठीक है? अब बजट हमें तैयार करना, नेसेसिटी ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज एस्टिमेट्स अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट that budget estimates are prepared much in advance with reference to the facts known at that time, and reappraisal of the planned activities has to be made on the basis of developments that have since taken place. हम लोग एडवांस में एक साल का सोच के चलेंगे और उसके हिसाब से हम अपना रिवाइज एस्टिमेट भी प्लान करते हैं और बजट एस्टिमेट भी करते हैं। जब हमें खर्चा करना है तो सिर्फ इस साल का नहीं, अगले साल को ध्यान में रखते हुए भी हम इस साल के आपके एक्सपेंडिचर्स करते हैं। Now it should be noticed that RE should include the actual expenditure which is generally up to July this year. देखिए ये भी हम उसमें कर चुके हैं ऑलरेडी कि 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक का हमारा RE बनेगा और उसके हिसाब से हम बाकी के मंथ्स का हम आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालेंगे। ठीक है? ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट पे आइए, बजट इज टू बी प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर सेपरेटली। देखिए हमने देखा था स्टेटमेंट ए में रेवेन्यूज थे, स्टेटमेंट बी में हमारे पास थे आपके रिकरिंग एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट सी में थे नॉन रिकरिंग। तो ये कहना चाह रहा है रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर्स को अलग अलग से बनाना है। बट ये जो आपको यहाँ पे दे रहे हैं, देखिए रेवेन्यूज में क्या क्या है, वही जो भी हमने किया, ट्यूशन फीस, फाइन्स एंड मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम में हमारी 3 चीजें आ गई, कौन कौन सी थी? कुछ ध्यान हो किसी को? हमने मिसलेनियस इनकम में किया था इंटरेस्ट हो गया था शायद, बैंक इनकम, बैंक इंटरेस्ट, आ रहा था, एक बैंक इंटरेस्ट, हाँ हाँ, रिकवरीज ऑफ रेवेन्यू नेचर, रिकवरीज ऑफ कैपिटल नेचर। हेड वाइज बात करेंगे सर इसमें, है ना? क्योंकि जो हमारे हेड्स थे वो 3 हेड्स थे जो हमने किए थे यहाँ पे। ये देखिए हमारे मिसलेनियस इनकम में ये 3 चीजें आ गई हमारी, रिकवरीज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ऑफ कैपिटल नेचर एंड बैंक इंटरेस्ट। ठीक है? देन आगे देखते हैं। ठीक है? एज रिगार्ड्स एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ द पैटर्न ऑफ असिस्टेंस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, entire expenditure is to be met by the government of India. Basically the government is bearing all this expenditure. However, in case of KVs opened at the instance of various public sector undertakings, entire expenditure for running shall be met from the funds provided by the public sector undertaking concerned in accordance with Sangathan authorities. Basically डिफेंस, सिविल, प्रोजेक्ट वेरी जिस तरह से करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एसेंशियली आपको फंड प्रोवाइड कर रही है। ठीक है? अब ये जो हम एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं, दे शुड कंफर्म टू द नॉर्म्स। ओके, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ, थर्ड पॉइंट, ओनली सो मच इज टू बी। Excuse me, ma'am. Can I request to you to please go slow? And secondly, मैम ये ट्यूशन फीस एंड फाइन्स है ना, तो ट्यूशन फीस के साथ इसमें मतलब वीवीएन क्यों नहीं लिखा हुआ इसमें क्लियरली? इसमें जो हमारा अकाउंट कोड है बस ट्यूशन फीस एंड फाइन्स लिखा है। ट्यूशन फीस एंड फाइन इसलिए लिखा है मैम क्योंकि एसएफ वाला जो है वो तो बेसिकली सारा का सारा अब जो आपका टीचर्स के लिए आता है उस तरीके से है। वीवीएन मैं सोच रही थी। वीवीएन मैम उसने मेंशन, मैम एक्चुअली ये पूरा पिछले चैप्टर्स में मेंशन है ऑलरेडी। अगर आप अकाउंट्स कोड पूरा समराइज करके पढ़ेंगे तो वहां उसने बताया है कि ये एसएफ है, ये वीवीएन है। तो मैंने आपको वो चीजें प्रैक्टिकल पार्ट में पहले समझा दी इसी वजह से, है ना? जी जी जी। तो इस वजह से अब आप इसको रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हमने उस पर्टिकुलर पूरे को देखा है, तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। बट बेसिकली ट्यूशन फीस आ रही है हमारे वीवीएन के पार्ट में। ठीक है? Then only so much expenditure which is likely to be incurred during the financial year
covered by the RE and BE with due regard to the element of planning and facilities available, and the actual progressive expenditure should be provided for in the budget. तो यही कहना चाह रहा है कि आप जितना भी एक्सपेंडिचर एक्चुअली करने वाले हैं उसी के हिसाब से हम अपना RE और BE को तैयार करेंगे, है ना। जितना मैंने अपना एस्टिमेट लगाया है उसके अकॉर्डिंगली ये सारा प्रिपेयर होगा। फर्दर हम बात करेंगे बजट पीरियड की। बजट पीरियड हमने देखा था बेसिकली पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। लेकिन अभी देखिए हमने SF का बजट डिस्कस नहीं किया, वो हमारा भी डिस्कस करना रह गया। हमने सिर्फ BVN का डिस्कस किया। जब SF का करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि जब हम सैलरी बात करते हैं मार्च की, मार्च इज मार्च पेड इन अप्रैल, ठीक है। अब अप्रैल में आप कर देंगे, अब अप्रैल में से एकदम से आपके पास फंड्स कहाँ से आएंगे, तो हम बेसिकली सैलरी कंज्यूम करते हैं टिल 31 में। तो ये आपको डेट ध्यान रखनी है कि बजट जब हम SF का बना रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 31 मई टू द 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है हमारे SF के बजट के केस में, ठीक है, नॉट द BVN, SF वाले में पर्टिकुलरली, ठीक है। दिस वुड मीन कि आपके 12 महीने का हम एक बार में लेकर चलते हैं, 12 महीने से ज्यादा का बजट आपका नहीं बनेगा, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को ही अपना अकाउंट में लेते हैं, दैट इज योर बजट पीरियड। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे विच इज कैश बेसिस। बजट प्योरली कैश बेसिस पे हमने देखा, यहाँ पर कोई भी आपका लोन्स का या फिर आपका इस तरह से कमिटमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, प्योरली कैश बेसिस पे है कितना पैसा आ रहा है और कितनी हमें पेमेंट्स करनी है। कमिटमेंट्स, हाँ जी मैम आपने ऊपर बोला था 12 महीने का, जैसे 31 में टू 30th अप्रैल तो 11 महीने नहीं हुए। 31 मई टू 30th फर्स्ट सॉरी में मतलब फर्स्ट में मतलब मई की सैलरी से लेकर अप्रैल की सैलरी तक। हाँ जी हाँ जी, है ना, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, अब इसमें एक लाइन है, ये भी कभी कभी MCQs में आ सकता है, कमिटमेंट्स एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बजट अनलेस दे आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्चार्ज बाय द मार्च ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर हम इसी सेशन में मार्च तक हम कोई पेमेंट्स करने वाले हैं तो उन कमिटमेंट्स लायबिलिटीज को इंक्लूड करेंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट सेशन में जाना है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज आफ्टर 31 मार्च वी अज्यूम कि वो आपका सिस्टम लैप्स हो जाएगा, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर्स जितने भी हमारे हैं वो लैप्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने आपको बताया है सैलरीज ऑफ द स्टाफ पेबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ये भी हमने डिस्कस किया, हमारा टाइम पीरियड कितना था, मई से लेकर आपका अप्रैल तक, ठीक है। इफ मटेरियल्स ऑर्डर्ड फॉर इन जनवरी और फेब, अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट बात कर रहा है SF की, स्कूल फंड वाले बजट की। सेकंड पॉइंट बात कर रहा है VVN के बजट का। VVN का बजट क्या कह रहा है, कोई मटेरियल मैंने ऑर्डर किया था जैन या फेब में, अब वो नहीं आया और 31 मार्च तक एंड पेड अगेन। इफ मटेरियल्स ऑर्डर्ड इन जैन एंड फेब आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड पेड टिल 31 मार्च, मैंने ऑर्डर तो कर दिया जैन और फेब में कि मार्च तक आ जाएगा, पर मार्च तक वो आने नहीं वाला है, तो उसे हम इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, उसको हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेके जाएंगे, ठीक है। इट विल बी अ ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन इफ इन सच अ केस अ चेक इज ड्रॉन ऑन 31 मार्च in anticipation of the receipt of supply and the check is handed over to the party in April during the next financial year. Like पहले कुछ जगह इस तरह की प्रैक्टिस चलती थी जो गलत थी, कि वो क्या करते थे कि अब यार सब मैंने फर्नीचर ऑर्डर कर दिया 3 लाख रुपीस का, या सपोज कितनी भी अमाउंट को 1 लाख के आपने बेंचेस ऑर्डर कर दिए हैं। अब बेंचेस ऑर्डर करने के बाद भी आपके पास आप उसके साथ सप्लायर के साथ कांस्टेंट कम्युनिकेशन में हैं, वो कह रहा है सर दे देंगे, बस अभी दे देंगे, पर करते करते ऐसा हुआ कि वो आपको मार्च में नहीं दे पाया एंड वो आपको दे रहा है अप्रैल में। अब आप क्या करेंगे, अब आपने बजट के हिसाब से तो लगाया था कि उसको इसी बार लेना है, नेक्स्ट में जाएगा तो अगली बार का बजट गड़बड़ हो जाएगा। बट अब आपने एक आइडिया सोचा, कुछ जगह पहले एक आध बार हुआ है बट वो गलत है, तो उस चीज को ऑडिट ने पॉइंट किया है। उन्होंने क्या किया, अच्छा 1 लाख का चेक है, मुझे पता है वो इंसान कंफर्म दे देगा अप्रैल में, तो उन्होंने एडवांस में एक चेक बना लिया 1 लाख का, कि जब वो सामान देगा तब उसको चेक हैंड ओवर करेंगे, और सिंस हमने 1 लाख का चेक बना लिया है तो बुक्स में से माइनस हो जाएगा, बजट में सेटल हो जाएगा। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड इट शुड नॉट बी डन। तो आपको यही समझाना चाह रहा है कि इट विल बी अ ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन इफ अ चेक इज ड्रॉन ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब है 31 मार्च तक, चाहे वो 25 को बनाया हो या 20 को बनाया हो, है ना, इन एंटिसिपेशन ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सप्लाई एंड चेक हैंडेड ओवर टू द पार्टी ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
बेसिकली आपको यही एम्फोसाइज करना चाह रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के ही आइटम्स एक बजट में आएंगे, जैसे ही वो अप्रैल में जाएगा दैट विल काउंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स हो गए। 6 प्रिंसिपल की बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ एस्टिमेट्स टू कॉरस्पॉन्ड टू द अकाउंट्स। तो कह रहे हैं जो अलग अलग हेड्स हैं सब आपके मेंशन है और उसी को हमें फॉलो करना है। ये आर्टिकल 76 में आपके मेंशन है, उन्हीं को फॉलो करना है। जैसे हम दोबारा से एक बार देखते हैं, ये देखिए ये जो हेड्स हैं, दीज आर द स्पेसिफिक हेड्स, दे आर ओनली टू बी यूज्ड। ये जितने भी हेड्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, लैब कंज्यूमेबल्स, ऑडियो विजुअल, एग्जामिनेशन, इंसिडेंटल, टैक्सेस, BSNG, ये सारे स्पेसिफिक हेड्स हैं दैट आर बीन स्पेसिफाइड एज पर द अकाउंट्स कोड एंड दे आर ओनली टू बी फॉलोड। हम इसी में अमाउंट्स का चेंजेस करते रहते हैं। ये जो फॉर्मेट आपके सामने मैं आपको डिस्प्ले कर रही हूँ, दिस इज फिक्स्ड, देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज दैट यू कैन मेक टू द हेड्स और टू द स्पेसिफिक फॉर्मेट। आप सिर्फ अमाउंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, इन हेड्स में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वही हेड है जिसकी बात ये आर्टिकल 76 में कहता है। ठीक है, देन लास्ट वाला पॉइंट है कवरेज ऑफ ग्रांट्स बियॉन्ड द बजट पीरियड। तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है संगठन का अलग अलग इसमें, वो गवर्नमेंट आपका ग्रांट इन एड के थ्रू भी आपका पूरा करता है। ठीक है, अब पीएमश्री आने के बाद देयर हैव बीन सब्सटैंशियल चेंजेस और चीजें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, पर अकाउंट्स कोड हमारा पुराना है तो उस हिसाब से चीजें हमारी अभी तक चलती आ रही हैं। सर आर्टिकल 76 में आपका यही आपका डिफाइन कर रहा है कि एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर पाएंगे, आज पूरा नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, है ना। दोबारा से देखते हैं एक बार जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन कि बजट बनाते टाइम मैम हमें, आपका वीडियो ऑन है, प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए, है ना। एक बार दोबारा से देखते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कि बजट बनाते टाइम हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 वही एक्सपेंडिचर्स आएंगे, अब RE और BE के जो हमारे पॉइंट्स थे। दूसरा हमारा बजट पीरियड। तीसरा है हमारा कैश बेसिस पे होता है, जिसमें SF का बताया, VVN का बताया। फॉर्म्स ऑफ एस्टिमेट्स टू बी कॉरस्पॉन्ड टू द अकाउंट्स एंड कवरेज ऑफ ग्रांट्स बियॉन्ड द बजट पीरियड। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मैम? यस मैम। जी जी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, अगेन द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी बोर्न इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग द बजट। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल्स को एक बार फटाफट से और डिस्कस कर लेते हैं आपके। सबसे पहला पॉइंट, द एस्टिमेट्स ऑन अकाउंट ऑफ पे एंड अलाउंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टाफ फॉर वेकेंट पोस्ट likely to be filled up in the current financial year and additional posts which will be required upon addition of new sections already sanctioned should be worked out realistically। तो हमारा SF का अभी आज हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं। SF का जो हम बजट है वो प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। बट फिलहाल के लिए समझने के लिए कि जब हम आपके जो एस्टिमेट करते हैं वेकेंट पोस्ट के हिसाब से और हमारी सैंक्शन पोस्ट के हिसाब से, तो हमें रियलिस्टिकली करना चाहिए, रैंडमली नहीं कर देना चाहिए। Estimates of non-recurring heads of expenditure should be prepared after careful study of the norms of expenditure approved by the संगठन from time to time। ये हम बात कर रहे हैं अभी जो मैंने आपको रिवाइज चैप्टर 21 VVN का दिखाया था। ये कहना चाह रहा है कि पहला पॉइंट SF का था, दूसरा पॉइंट VVN का है। कह रहा है ये जितने भी आप नॉन रिकरिंग हेड्स पे खर्चा कर रहे हो ना, पहले देख लेना कि संगठन ने कितना अप्रूव किया हुआ है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते, और अगर आपको उसके बाहर जाना है तो उसके लिए सर ये जब हम SF का डिस्कस करेंगे तब हम उसको डिटेल में करेंगे, है ना। आज हमने VVN का देखा था, जब SF का करेंगे तो उसमें सारे हेड्स आ जाएंगे, तो आपको वो भी अच्छे से याद हो जाएगा, है ना। तो जब हम बात कर रहे हैं VVN की, तो रिवाइज चैप्टर 21 के जो आपके बताए हैं, जैसे हम एग्जाम्पल फिर से लेते हैं फर्नीचर का। फर्नीचर में अगर आपका 3 लाख का आपका लिमिट स्पेसिफाइड है और आपको इस साल ज्यादा खर्चा करना है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुआ कि बाल वाटिका सेक्शन ऐड हो गए एकदम से, कुछ जगह 1 to 5 एकदम से ट्रिपल सेक्शन स्कूल हो गया, तो अब एकदम से फर्नीचर कहाँ से आएगा। तो मेरा तो बजट ने तो मेंशन कर रखा है 3 लाख ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। वी स्टिल हैव एन ऑप्शन, वी कैन राइट टू रीजनल ऑफिस, गेट अप्रूवल फ्रॉम देम, वो हमें अप्रूवल दे देता है। अप्रूवल मिलने के बाद हम उस एक्सपेंडिचर को कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोविजन हमें अपने बजट में बनाना होता है। ठीक है,
देन द एस्टिमेट्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फर्नीचर असिस्ट ऑन रियलिस्टिक बेसिस, अगेन जो भी आप एस्टिमेट बनाएं वो रियलिस्टिक बेसिस पे बनाएं. Estimates in respect of each head of account such as pay and allowances should be rounded up to the nearest 100 rupee. बहुत पहले चलता था nearest 10 तक राउंड ऑफ करते थे, बट उसके बाद इसमें रिविजन आया. अब आप जब भी किसी अमाउंट को राउंड ऑफ करेंगे तो नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है. Then figures relating to the actual expenditure or collection of fee should be tallied with corresponding amounts shown in the monthly statement of account or the annual accounts. अब annual accounts सेशन के एंड में बनता है, ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल के टाइम पे, अप्रैल एक्चुअली. उससे पहले एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं मंथली स्टेटमेंट्स. तो आइडियली सभी ऑफिस वालों को एवरी मंथ मंथली स्टेटमेंट तैयार करनी होती है. मंथली स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें हम आपके जितने भी रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर्स, एक्चुअली खर्चा कितना हुआ है, कितना आया है, सब कुछ हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप बजट में दिखा रहे हैं ना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर या हमारी फीस आई है, वो आपके मंथली स्टेटमेंट से मैच भी करनी चाहिए. यानी बजट कहने को इट इज एन एस्टिमेट, पर आप अंदाजे से कुछ भी नहीं लिख देंगे, वो आपके एक्चुअल फिगर से टैली करना चाहिए. विच इज द रीजन कि प्रिसाइसली आपका वहां पे कॉलम भी रखते हैं वो, कि आप एक्चुअल्स भी मेंशन करें दैट हैज हैपेंड, सो यू कैन एक्चुअली हैव कंपैरिजन एंड बेटर पिक्चर ऑफ द डेटा. Then we have budget proposals for new proposals of construction works should only be made. Now this can be a question that can come in exam कि budget proposals हमें नए construction work के लिए तभी बनाना चाहिए अगर land लिया हुआ है और lease deed register हो चुकी है. अब अगर आपने land नहीं लिया है या lease deed register नहीं हुई है तो आप नए construction work के लिए budget proposal नहीं दे सकते. The budget proposal, the proposal should be based on justification, economy, and should match with the master plan and future needs of an ideal school campus. Next हमारा principle है number 7. देखिए यही सारी चीजें आपको दोबारा नजर आएंगी जो हमने वहां पे देखी है. ठीक है. The proposals for the maintenance and repairs. अब maintenance repairs में क्या क्या आता है, ये वही points हैं जो हमने revised chapter 21 में देखे थे. ठीक है. So proposals for maintenance repairs during the financial year should contain the urgent and inescapable items of repairs work affecting the proper and healthy environment of the campus as well as exterior appearance. Short में कहा जाए तो interior plus exterior दोनों तरह के आपके repairs आते हैं, जिसमें white washing है, आपकी painting है, repairs हैं, water supply के, sanitary के, electric installation के, या फिर general repairs masonry या floors के. ये वही सारी चीजें हैं जो हमने आपके अभी थोड़ी देर पहले देखी थी रिवाइज चैप्टर 21 में. देन आपका है दीज वर योर प्रिंसिपल्स. एक बार दोबारा से देख लेते हैं आपके प्रिंसिपल्स. कितने प्रिंसिपल्स पढ़े अभी हमने? 7. ठीक है. एक बार फिर से देखते हैं फॉलोइंग प्रिंसिपल्स जो हमें बजट बनाने के. दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन फॉर यू. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां. ये 7 प्रिंसिपल्स हैं जो आपको याद करने हैं आपके बजट के लिए. देन कमिंग टू द नेक्स्ट, बजट प्रपोजल्स आर टू बी प्रिपेयर्ड. नाउ दिस इज अनदर थिंग कि जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो कितने पार्ट्स में उसको सबमिट करना होता है. ठीक है. तो उन पार्ट्स को भी एक बार हम याद करेंगे. तो बजट प्रपोजल्स आर टू बी प्रिपेयर्ड इन CS 69. ये उस फॉर्मेट का नाम दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, CS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्कूल, है ना. CS 12 होता है, CS 54 होता है, CS 69, CS एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्कूल. केवीज को पहले सेंट्रल स्कूल कहते थे इसलिए. तो ये फॉलोइंग प्रिस्क्राइब फॉर्म में होता है जो आरओ को हम सबमिट करते हैं, ड्यूली अप्रूव बाय चेयरमैन VFC बाय 16th एंड सबमिशन टू आरओ बाय 31st. देखिए जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं वही चीज है. अब देखिए इन्होंने स्टेटमेंट्स में डिफाइन किया है पार्ट 1 जिसमें आएंगी हमारी क्लासेस, हमारे सेक्शंस, हमारे बच्चे. पार्ट 2 जिसमें आएगा आपका स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग अप्रूव सब्जेक्ट इन केस ऑफ +2 स्टेज, टीचिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज एंड मदर टंग. स्टेटमेंट 3 जिसमें हम बात करेंगे इनकम, आपकी ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, मिसलेनियस इनकम. स्टेटमेंट 3 जिसमें हमारे पे अलायंसेस स्टाफ के अप टिल 1st of August. स्टेटमेंट 3 में ही आपका पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये जो पार्ट है हमारा पार्ट 1 से लेकर 5 तक, दिस इज पार्ट ऑफ SF. ठीक है. जब जिस तरह से हमने VVN का बजट देखा था, जब हम नेक्स्ट क्लास में आपकी SF का बजट देखेंगे तो आपको यही सारे हेड्स मिलेंगे जिसमें हम पहले बात करते हैं पे एंड अलायंसेस की. अगर हॉस्टल फैसिलिटीज हैं तो वहां पे हॉस्टल स्टाफ का भी आता है, वेकेंट पोस्ट से रिलेटेड आता है. देन हमारे न्यू पोस्ट अगर हम कोई प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में आएगा.
अगर आपके कोई टीए, एलटीसी, मेडिकल रिइंबर्समेंट के चार्जेस हैं, उनसे रिलेटेड पार्ट 4 में आएगा। एंड देन कंसोलिडेशन, विच इज जिस तरह से हमने यहाँ पर वीवीएन में बनाया था, ए स्टेटमेंट ए बी सी, फिर उसकी एक समरी आएगी, लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर पार्ट 1 2 3 और उसके बाद आपका 5 आएगा। स्टेटमेंट 4 में है एस्टिमेट्स फॉर कंटिंजेंसीज एंड एडिशनल कंटिंजेंसीज। लास्ट में आपके रिकरिंग एक्सपेंडिचर अदर देन पे अलाउंसेस एंड कंटिंजेंसीज, जैसे आपका रेंट्स, रेट्स, टैक्सेस, कंज्यूमेबल्स ऑफ साइंस डिपार्टमेंट। उसके बाद आपकी स्टेटमेंट 5 एस्टिमेट्स ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर और बजट की समरी। ये चीजें वो हैं जो आपको थ्योरेटिकली लर्न करनी है टू बी एबल टू राइट डाउन द आंसर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजट प्रपोजल्स। अगर हम कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमने बात किया हमारे बजट में माइनर वर्क्स की बन जाती है ना, बट जो हमारे मेजर वर्क्स हैं यूजुअली हम आपकी पीडब्ल्यूडी या एमएस से करवाते हैं। दे आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड सेपरेटली in the form of CS70. CS70 is the name of that format जिसको हम यूज करते हैं, और वो आपका 31 जुलाई तक हम यूजुअली सबमिट करते हैं। बट इसमें एक्सेप्शंस भी हो जाते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा अमाउंट था डिस्बर्स करने के लिए, तो आई थिंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी दे गिव अप दिस ऑप्शन टू द स्कूल्स कि अगर आप लोगों के यहाँ कोई मेजर वर्क होना है तो प्लीज सेंड अस द प्रपोजल्स। स्कूल्स ने प्रपोजल जनवरी तक भेजे थे एंड विद इन अ मंथ उनके पास प्रपोजल्स अप्रूव होके भी आ गए थे। तो आइडियली इट शुड बी टिल 31 जुलाई, बट देयर कैन बी सच सर्कमस्टांसेस जब इसके अलावा भी government and your regional office can ask you for any kind of proposal and you can submit accordingly. The budget proposal should normally be placed before the VMC got approved before submission to the Sangathan. वही बात है, 15th of August तक आप VMC से अप्रूव करवा लीजिए और फिर 31st August तक आप उसको आरओ को सबमिट कर दीजिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कभी कभी क्या होता है कि हम VMC से साइन नहीं करवा पाते। ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी या तो वीएमसी की मीटिंग नहीं हो पाई, या आपके चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, या फिर स्कूल में प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है, तैयार होने में थोड़ा लेट हो गया, तब भी आपके पास ऑप्शन है। तब हम बजट आरओ को फॉरवर्ड तो करेंगे, बट उसमें लिखे होंगे पेंडिंग अप्रूवल बाय द वीएमसी। ठीक है, तो ये एक नोट डाल के हम आरओ को सेंड कर सकते हैं, उन्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए कि देखिए अभी अप्रूव नहीं हुआ है, पर हम बहुत जल्द उसको साइन करवा के फिर आपको सेंड कर देंगे। लेकिन किसी भी सिचुएशन में 31 अगस्त के बाद एस्टिमेट्स को रोक के नहीं रखना होता, क्योंकि हम आरओ को भेजेंगे, आरओ सभी स्कूल से कंपाइल करेगा और उसके बाद वो सारा का सारा रीजनल ऑफिस आपके हेडक्वार्टर्स में जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज ओके बजट। अभी आपको दिस इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, है ना, ये आपको बता रहे हैं बजट इज ओनली अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन, सिर्फ एक अंदाजा है। एंड एज सच द इंक्लूजन ऑफ एन आइटम डज नॉट अमाउंट टू इट्स ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस बाय द संगठन। जस्ट बिकॉज आपने बजट में डाल दिया इसका मतलब ये नहीं आपको हर चीज की परमिशन मिल गई। जिस चीज के लिए जहां पर आपको रिक्विजिट अथॉरिटी की परमिशन लेनी है, आप फिर भी उसको अलग से परमिशन को जरूर लेंगे। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ फंड्स under the BE and RE does not constitute a sanction for the incurring of expenditure. Just because आपने अपने हिसाब से फंड्स अलॉट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं आपको सैंक्शन भी मिल गया। तो जो भी आपका बजट है वो अप्रूव होने के बाद वो सिर्फ एक तरह से कंट्रोल्ड स्पेंडिंग प्लान है। मीनिंग अगर किसी चीज के लिए कोई अलग से परमिशन लेनी है तो उसको रिक्विजिट अथॉरिटी से लिया जाए। In respect of items included therein, actual expenditure should not be incurred विदाउट प्रॉपर सैंक्शन। ध्यान रखने वाली बात यह है, बजट बनाने का मतलब ये नहीं है आपको सैंक्शन मिल गया है। फंड्स को जिस तरीके से यूटिलाइज करना है उसके लिए रीजनल ऑफिस संगठन से परमिशन लेकर ही उसको किया जाए। फाइनली वी हैव द फाइनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्कूल अंडर द वेरियस हेड्स शुड बी असेस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ऑफ फेब। ये रीअप्रोप्रिएशन वाला पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेकेंड वीक ऑफ फेब में अगर आपको लगता है आपको फंड्स रीअप्रोप्रिएट करने हैं तो आप 20 फेब तक उसको करके उनकी परमिशन ले सकते हैं। एंड अगेन यहाँ भी आपको अप्रूवल लेना होगा, यानी आप वीएमसी से भी अप्रूव करेंगे और रीजनल ऑफिस के पास भी उसको भेजेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। इसमें वही चीज जो हमने कहते टोटल फंड में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक हेड से दूसरे में पैसा ट्रांसफर होगा। दैट इज बेसिकली इट विल इन्वॉल्व रीएलोकेशन ऑफ फंड्स बट ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स बिटवीन वेरियस हेड्स। ठीक है, ओवरऑल जो बजट का सैंक्शन है वो आपका नहीं बदलना चाहिए।
Then we have sanctions issued by the regional office or sangathan are valid only up to the close of a particular financial year. ओवर एंड अबव के जो भी आपके होंगे ये सैलरी के केस में है, जहां हम आपकी मार्च पेड इन अप्रैल एंड अप्रैल पेड इन अप्रैल जो आपकी अनयूटिलाइज रहती है, 31 मार्च को बाकी चीजें आपकी लैप्स हो जाएंगी, बस ये आपका जो है सैलरी का पार्ट है 2 मंथ्स का, वो अलग से आपका चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी एनुअल बजट एस्टिमेट्स को ठीक से मॉनिटर करे और उसके हिसाब से ही सारी चीजें चलें। विद दैट हमने टॉपिक आज का कंप्लीट किया है। एसएफ को लेके एक हमारा डिस्कस करना रह गया है, जो हम प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे हमने आज वीवीएन का बजट डिस्कस किया था, इस तरह से हम एक बार एसएफ का और देख सकते हैं, अगर ये चीजें आपको कुछ क्लियर नहीं रह गई। एक्सक्यूज मी मैम, एक हाँ जी बार जो सर। आपने एक्सेल शीट्स बताई थी ना, उसका क्विक एकदम जो बता देंगे दोबारा, तो थोड़ा याद रहेगा अच्छा मैम। अच्छा, अब एक्सेल शीट्स मैम ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आनी है, पर एक्सेल शीट्स का पर्पस सिर्फ आपका ये है कि ये एक्चुअली बजट है, ये आ जाएगी ना बजट, जो आप हाँ थ्योरी पढ़ा जी रहे जी हैं। जी, ये हाँ बिल्कुल, ये बस थ्योरी का एक प्रैक्टिकल पोर्शन है ताकि याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाए, पर जो भी मैंने आपको इसमें बताया है वही सब कुछ में है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार आपको एसएफ का भी दिखा सकती हूँ फटाफट से। देखिए ये मैम पहले एसएफ का है। वीवीएन का बता दीजिए पहले, चलिए ठीक है ठीक कंफ्यूज है हो जाए। जी। वीवीएन का देखिए मैम, सबसे पहला था हमारा स्टेटमेंट ए, जिसमें हमारे पास थे सबसे पहले फीस, है ना, फीस के हेड्स थे हमारे, उसके साथ मंथली हमारी कितनी फीस आती है हम लिख लेते हैं, सेक्शंस की स्ट्रेंथ और हमारे बच्चे। अब जितने बच्चे हैं और अगर हम फीस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा हमारे पास पैसा कितना आया है। एक हमारा हेड होता है एक्चुअल्स का, मैं इसमें नहीं आपको इसमें दिखाती हूँ। हमारे 4 मेन हेड्स होते हैं। पहला होता है एक्चुअल्स, यानी पिछले साल मैंने 1 साल में कितना खर्चा किया है। फिर आता है कि इस साल मैंने 4 महीने में कितना खर्चा अब तक 4 महीने में अब तक मेरा हो गया है। बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेट फॉर 1 एंटायर ईयर विच इज नोन एज रिवाइज एस्टिमेट, and on that basis we also prepare for the next financial year which is known as budget estimate. हेड्स पे अगर हम आएंगे तो सबसे पहले हमारी वीवीएन, क्योंकि ये वीवीएन का बजट है, तो उसकी फीस प्राइमरी, सेकेंडरी, 11, 12, साइंस, नॉन साइंस, ये एज इट इज हेड्स है, इनमें हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। दिस इज एज पर द फॉर्मेट डिस्क्राइब बाय द अकाउंट्स कोड, ठीक है। तो प्री प्राइमरी क्लास, कंप्यूटर फंड, आईटी फी, फिर आता है मिसलेनियस इनकम, जिसमें है 3 आपके हेड्स हैं, रिकवरीज ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर एंड बैंक इंटरेस्ट। स्टेटमेंट बी पर आएंगे, बी और सी है एक्सपेंडिचर्स को रिलेट करते हुए। बी में आते हैं हमारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, एक तरह से कहा जाए तो सारा कंज्यूमेबल्स का खर्चा, है ना। और स्टेटमेंट सी में आएंगे तो है हमारा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यानी एसेट्स के ऊपर खर्चा, ठीक है, जिसे हमें मेंटेन करना होता है, जिसकी स्टॉक एंट्री होती है और लंबा चौड़ा स्टॉक कंटिन्यू होता है। तो बेसिकली स्टेटमेंट सी इज नॉन कंज्यूमेबल, स्टेटमेंट बी में हमारा कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल के साथ साथ हमारे यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, पेटी कंस्ट्रक्शन वर्क, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, स्कूल बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्चर्स, लैब इक्विपमेंट्स, ऑडियो विजुअल्स, हाउसकीपिंग एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज, देन आपके ऑडियो विजुअल एड्स, स्पोर्ट्स, प्यूपल सोसाइटीज यानी एनुअल फंक्शन वगैरह के खर्चे, स्कूल एक्सकर्जन्स, एग्जामिनेशन, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, ब्यूटिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर, लाइब्रेरी, मैगजीन, कंप्यूटर्स, इन सब के अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं जैसे टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, एक अलग से बनता है भारत स्काउट एंड गाइड के लिए, और लास्ट में उसका सब टोटल। देन आता है हमारा स्टेटमेंट सी, जिसमें हमारी सारी की सारी एसेट्स आएंगी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स के पेरिफेरल्स। बाकी आते हैं अदर फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे हैं जिसका हमारा आपका 4 लाख तक का आपका बजट, अलग से जो मिसलेनियस एसेट है उसका 4 लाख जाता है। बाकी आपके एसटीपीडब्ल्यू के इक्विपमेंट्स है, ये सारे के सारे हमारे नॉन कंज्यूमेबल्स हैं जो हमारे लंबे टाइम तक जिनका स्टॉक चलता है। इसके बाद इनकी समरी बनती है जिसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस, अब तक का बजट, और उसके बाद एक्सपेंडिचर्स, लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट। तो ये पर्पस खाली इसलिए है ताकि हमें इनके जो पॉइंट्स है हमारी याद हो जाए। मैम हेलो जी हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। जी थैंक यू मैम। मेरा भी है ये